मॉर्निंग। आई एम दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 4 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं। फर्स्ट इज स्टॉप सेलिंग चाइना मेगा डैम बोगी टू पुश सियांग प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है कि एक्टिविस्ट और फार्मर्स हैं ना, जो अरुणाचल प्रदेश में वो अपोज कर रहे हैं जो 1.13 लाख जो मैंने बताया कि अपर सियांग मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है सियांग रिवर में बन रहा है। तो सियांग ही आ गया कि ब्रह्मपुत्रा होती है ना। और वो बोल रहे हैं कि सेंटर इज़ यूजिंग चाइनाज डैम प्लान्स ऑन यारलुंग सांगपो इज़ ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत टू पुश दिस प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। तो ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैप देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है उसमें ये देखो अरुणाचल प्रदेश ये दिख रहा है, मैं मार्क करते जा रही हूँ। अब जो यारलुंग सांगपो लिखा है यहाँ पे अब देखो इतने सारे डैम बन रहे हैं, फिर ये पूरी चाइना से होते हुए फिर अपने अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है। अब यहाँ पे सियांग रिवर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे देखो कि इंडिया कुड रिस्पॉन्ड बाय बिल्डिंग 10 गीगावाट डैम इन अरुणाचल प्रदेश, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। फिर की हाईलाइट्स में देखते हैं कि सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड 11500 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सियांग रिवर पे। और सियांग रिवर ओरिजिनेट होती है यारलुंग सांगपो के जैसे, जो तिब्बत में जिसका नाम है यारलुंग सांगपो, और वो फॉलो करती है मतलब वहाँ से आके फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में, और फाइनली फिर ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। चाइना इज़ डेवलपिंग मेडॉग एच ई पी स्टेशन नाम है यारलुंग सांगपो पे बना रही है विद अ कैपेसिटी ऑफ 60,000 मेगावाट। और जो सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्टेड है कि वो 27 विलेजेस को डुबा देगा, डिस्प्लेस कर देगा 1.5 लाख पीपल को, स्पेशली मेंबर्स ऑफ आदि ट्राइब इन इफेक्ट फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एंड कल्चरल साइट्स। अब आदि ट्राइब क्या है? आदि ट्राइब है ये मेजर ट्राइबल ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश के, जो प्राइमरीली सियांग, ईस्ट सियांग और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इनको अपनी एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल केन एंड बैम्बू क्राफ्ट के लिए जाना जाता है, और इनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सोलुंग फेस्टिवल। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कि यारलुंग सांगपो अपर स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर है तिब्बत में, जिसका नाम है यारलुंग सांगपो। फिर वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है, फिर इंडिया में आती है तब उसको सियांग या दिहांग बोलते हैं। फिर फाइनली वो डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज विद एडेड आयरन टू हिट इंडियन मार्केट सून। तो ये न्यूज़ आई एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में कि बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज आने वाले हैं जिनको एनरिच किया जाएगा एडेड आयरन कंटेंट से, वो इंडियन मार्केट में आने वाले हैं। ये इनिशिएटिव इज़ लेड बाय पेरू बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ठीक है। पेरू में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो लीड कर रहा है, और किसके कोऑपरेशन के साथ? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ओवरसी कर रही है। अब बायो फोर्टिफाइड जो स्वीट पोटैटोज़ हैं वो विटामिन ए में उनमें विटामिन ए ऑलरेडी रहता है, और वो अवेलेबल है, मतलब विटामिन ए रहता है लेकिन उसमें और कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो विटामिन ए का, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है। अब जो नई बायो फोर्टिफाइड पोटैटो आने वाली एडेड आयरन के साथ वो कौन ला रहा है? ICAR का सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन आगरा। तो एक आगरा में भी बनने वाला है, जो हार्ट ऑफ इंडियाज़ पोटैटो बेल्ट है। उत्तर प्रदेश अ पार्ट ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इज इंडियाज लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग रीजन। ठीक है। अब की फैक्ट्स में आते हैं कि जो CIP रीजनल सेंटर है विल बी गवर्न बाय ट्रीपार्टाइट कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो उसमें इंडिया से, नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से मेंबर्स होंगे। फिर उसके बाद इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना के बाद हम सेकेंड है। फिर ICAR इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश हुआ था 1929 में। फिर बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स। क्या बढ़ाना है? न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना है क्रॉप्स की थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या चीज़ों से? कन्वेंशनल ब्रीडिंग से और जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जो एम्ड है टू कॉम्बेट माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज इन पॉपुलेशंस। ठीक है। और एग्जाम्पल है आयरन रिच राइस और जिंक रिच वीट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA है जो 2013 का, वो इंश्योर करता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वल्नरेबल पॉपुलेशन थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मिड डे मील। ठीक है, NFSA। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, इन बिड टू कंट्रोल इंटरनेट रशिया लॉन्चेज मैक्स स्टेट सैंक्शनड मैसेजिंग ऐप। तो रशिया ने लॉन्च किया है मैक्स, एक मैसेजिंग ऐप। अब की हाईलाइट्स में देखते हैं कि मैक्स इज़ अ न्यू स्टेट बैक्ड मैसेजिंग ऐप, तो स्टेट बैक्ड है। ठीक है। और रोल आउट किया जाएगा ऑल न्यू स्मार्टफोन्स में जो रशिया में बेचे जाएंगे सितंबर 2025 से। फिर इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल डिजिटल इकोसिस्टम, और वो एम्ड है रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन US बेस्ड टेक फर्म्स, जिससे कि सर्विलियंस कम हो।
फिर मैक्स विल बी ऑपरेटेड विद इन डिजिटल नेशनल डिजिटल बाउंड्रीज एंड में सपोर्ट सेंसरशिप, सर्विलियंस एंड ब्लॉकिंग ऑफ फॉरेन कंटेंट। अब रशिया ने प्रीवियसली बैन किया था मेटा प्लेटफॉर्म्स को, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, और रिस्ट्रिक्ट किया था यूट्यूब, टिकटॉक, गूगल। की फैक्ट्स में देखते हैं कि जो मैक्स है वो मॉडल है, जैसे चाइना का इंटरनेट से कंट्रोल होता है ना, वैसे ही रशिया का वैसा है। फिर रशिया इज़ रिपोर्टेडली कोलैबोरेटिंग विद ईरान, यूएई और चाइना ऑन सिमिलर डिजिटल गवर्नेंस मॉडल्स। अब सॉवरेन इंटरनेट का मतलब क्या होता है, जो भी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, एक कंट्री का एफर्ट जिसमें वो कंट्रोल रिफर्स टू अ कंट्रीज एफर्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इट्स इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अब आप सभी को पता है कि इंटरनेट के थ्रू आप कितनी चीज़ें कर सकते हो, तो उस चीज़ों को सॉवरेन करना, कंटेंट एंड एक्सेस विद इन इट्स बाउंड्रीज फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिजिटल सॉवरेनिटी, इसको बोलते हैं हम सॉवरेन इंटरनेट। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, अमॉन्ग शेल्फ्ड प्रोजेक्ट चीता सजेशंस, मूविंग बिग कैट्स टू ओल्ड टू मेट सरोगेसी प्रोग्राम। तो मतलब प्रोजेक्ट चीता के ऊपर आया है कि सजेशन सच इज मूविंग एजेड चीताज फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्टार्टिंग अ सरोगेसी प्रोग्राम एट वन विहार भोपाल वर डिस्कस्ड इन चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। तो बोल रहा है कि जो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी थी ना, उसमें ये डिस्कशन हुआ कि हम चीता के लिए सरोगेसी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, और जो एजेड चीता हैं उनको कूनो पालपुर से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचाना, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखोगे तो अलग अलग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, मेनली मध्य प्रदेश के। तो कूनो नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कृष्णा कान्हा टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और ये पेंच है जो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि चीताज एट कूनो रिपोर्टेड टू हैव गुड बेबी स्कोर्स एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। सरोगेसी फॉर चीताज वाया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन ट्राइड अब्रॉड। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है चीताज में, वो फॉरेन में किया जा चुका है ऑलरेडी। 2020 में ओहियो जू रिपोर्टेड फर्स्ट एवर चीता कब्स बॉर्न वाया आईवीएफ एंड सरोगेट मदर। और फीमेल चीता क्या होता है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं 10 से 12 साल की एज तक वाइल्ड में। अब प्रोजेक्ट चीता क्या है, इज इंडियाज फ्लैगशिप चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद नामीबिया और साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली कहाँ से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया है हमने। कूनो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में, वो मेन साइट है चीता रिलीज के लिए, और अभी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में, उसको भी चूज़ किया गया है। वन विहार भोपाल की बात करें तो ये हाउस करता है रिटायर्ड और रेस्क्यूड वाइल्ड एनिमल्स को, और इनको कंसिडर किया गया है चीता के सरोगेसी ट्रायल्स के लिए कि वन विहार भोपाल में करेंगे। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो ये गवर्न करता है प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग चीताज, एंड परमिट करता है कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है साइंटिस्ट्स यूज़ एआई डिज़ाइंड प्रोटीन्स टू जनरेट इम्यून सेल्स। तो एक हार्वर्ड साइंटिस्ट की टीम है, वो डेवलप कर रहे हैं एआई डिज़ाइंड प्रोटीन्स टू जनरेट लार्ज नंबर्स ऑफ इम्यून सेल्स। तो इम्यून सेल्स में कौन से, स्पेसिफिकली टी सेल्स, जो स्ट्रेंथन कर सकेगी इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर एंड वायरल इन्फेक्शंस। दिस रिसर्च वॉज रिसेंटली पब्लिश्ड इन द जर्नल सेल। तो सेल जर्नल में पब्लिश हुआ। की हाईलाइट्स क्या है कि साइंटिस्ट ने यूज़ किया है एआई ड्रिवन सिंथेटिक प्रोटीन। क्या यूज़ किया है, एआई ड्रिवन सिंथेटिक प्रोटीन, जो एक्टिवेट कर सकता है नॉच सिग्नलिंग पाथवे को, जो एसेंशियल है ट्रांसफॉर्म करने के लिए ह्यूमन इम्यून प्रोजेनाइटर्स इनटू टी सेल्स। द मेथड बाईपासेस ट्रेडिशनल इन विट्रो लिगेंड इमोबिलाइजेशन एंड इज इफेक्टिव इनसाइड लिविंग बॉडीज। बस इतना ही काम का है कि टी सेल्स पे रिसर्च चल रही है। अब नहीं चाहते कि टी सेल्स होते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क, कि टी सेल्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो ये क्या होते हैं, WBC होते हैं टाइप ऑफ, और जो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में, आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड और कैंसेरियस सेल्स को। ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड मेच्योर इन थाइमस। ठीक है। तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और मेच्योर होते हैं थाइमस में। अब कार टी थेरेपी की बात की जाए तो चिरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी थेरेपी। तो कार टी थेरेपी एक एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपी है वेयर अ पेशेंट्स टी सेल्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। यहाँ पे पेशेंट के टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है टू अटैक कैंसर सेल्स, प्राइमरीली यूज्ड इन ट्रीटिंग ब्लड कैंसर्स जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल कंट्रोल ब्यूरो टू बी सेटअप इन बिहार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टू बी सेटअप इन बिहार। तो जो क्रैकडाउन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ऑन नारकोटिक्स एंड इलीगल ड्रग ट्रेड, बिहार पुलिस विल स्टैब्लिश डेडिकेटेड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है। और ये फंक्शन करेगा इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के अंदर बिहार पुलिस के। ये जो अपकमिंग ब्यूरो है वो एक्ट करेगा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिहार के लिए, और इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सीधे नीचे आते की फैक्ट्स में कि बिहार हैज़ बीन रैंक्ड थर्ड अमंग द स्टेट्स विद राइजिंग ड्रग अब्यूज़ कंसर्न्स। और NDPS जो एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985,
ये प्रोवाइड करेगा लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अरारिया डिक्लेयर्ड मोस्ट डिजास्टर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो बिहार का जो अरारिया डिस्ट्रिक्ट है उसको मोस्ट डिजास्टर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने रिलीज़ की है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप, उसमें ये बोला है। ठीक है, और बाकी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं याद रखना, फर्स्ट वाली याद रखो। और उनको फिर 3 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए में ग्रुप 1 में हाईली सेंसिटिव, ग्रुप 2 में मॉडरेटली सेंसिटिव और ग्रुप 3 में लेस सेंसिटिव। ठीक है, फिर की फैक्ट्स में देखते हैं कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 2015 से 2030 वाला, वो यूएन एंडोर्स्ड ग्लोबल एग्रीमेंट है जो एम करता है रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस। क्या क्या रिड्यूस करना है? डिजास्टर रिस्क और लॉसेस इन लाइव्स, लाइवलीहुड एंड हेल्थ। और बिहार का रैंक है वो हाई है इन फ्लड प्रोन एरियाज विद ओवर 73% ऑफ नॉर्थ बिहार बीइंग वल्नरेबल टू फ्लड्स। ठीक है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात की जाए तो ये प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्क मिटिगेशन और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, इंडियाज़ नेक्स्ट चेस प्रोडिजीज गैदर इन जलगांव। तो जलगांव में इनका रियूनियन हुआ एक टाइप से। तो 38th नेशनल अंडर-11 चेस चैंपियनशिप इनॉग्रेट हुआ 2 अगस्त 2025 को बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, रक्षा घाट से। तो जैन हिल्स जलगांव है, वहाँ पे ये हुआ। ठीक है, अब इसमें स्विस लीग फॉर्मेट के 11 राउंड्स होंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ हुआ? जलगांव में। अब नीचे जो हेडक्वार्टर्स ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। फिर फीडे चैंपियनशिप होती है, ये भी आपको पता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत न्यूज़ में है। फिर मेजर इनिशिएटिव्स क्या है कि खेलो भारत नीति 2025, तो रिसेंटली लॉन्च्ड पॉलिसी अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। और खेलो इंडिया प्रोग्राम है जो 2018 में लॉन्च हुआ, एम्ड एट मेन स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स एज अ करियर ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक क्लियर है। अब आते हैं अपन मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस वाले में एनर्जी सिक्योरिटी का है, एनर्जी सिक्योरिटी और रीडिज़ाइन। तो बेसिकली ना इसका पूरा जो एम्फेसिस है इट इज़ बेसिकली कि हम फॉसिल फ्यूल बढ़ा तो मतलब हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ तो मूव कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर नहीं ध्यान दे रहे कि हमको नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स भी तो अचीव करने हैं। तो हमारा नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है वो 2070 तक है। तो उसके लिए इसमें बोल रहा है कि हमको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। तो इसमें की इशूज़ क्या क्या है कि हमारा नैरो एनर्जी पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं करेंटली 2 ट्रैक एनर्जी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहे हैं, 1 फॉर फॉसिल फ्यूल्स एंड 1 फॉर रिन्यूएबल। हम उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, 2 ट्रैक अलग अलग चल रहा है हमारा। फिर रेगुलेटरी ओवरलोड हो रहा है। जो हम एक स्टडी है उसने फाइंड आउट किया है कि 7735 कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मतलब कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन है लेकिन बहुत सारे फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, ये डाटा मत याद रखना। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गैप की बात की जाए तो मिसमैच है बहुत ज़्यादा, जनरेटिंग कैपेसिटी और जितना कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है उतना उसमें। फिर स्लो रिन्यूएबल प्रोग्रेस है, करेंटली अभी 49% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है हमारी रिन्यूएबल की, लेकिन तो भी प्रोग्रेस स्लो है, जो अपन रेट बोलते हैं ना, रेट इज़ वेरी स्लो। जियोपॉलिटिकल और मार्केट डिस्ट्रप्शंस की बात की जाए तो इंडिया ने डाइवर्सिफाई तो किया है ऑयल सोर्सेज को और इंक्रीज़ किया है रशियन क्रूड ऑयल शेयर को, लेकिन उससे देखो क्या हुआ, ऑल्दो हमारा इंपोर्ट, क्योंकि रशिया से हमको सस्ते ऑयल मिल रहे तो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट में चेंज आया, लेकिन हम रिन्यूएबल्स पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे। फिर चैलेंजेस क्या है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी है अथॉरिटीज़ की, टाइम कंज्यूमिंग अप्रूवल प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है, जैसे शेल वाला 12 महीने लग गए। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैंड, एनर्जी, इन्वायरमेंट और सेफ्टी, ये सब का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रूट एंड ब्रांच रिकन्फिग्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस कर सकते हैं जो एनेबल करेगा डिजिटल एप्लीकेशंस, अप्रूवल्स एंड रिन्यूअल्स को। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम बना सकते हैं जिसमें क्लियरली डिफाइन करे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच एजेंसी। एम्पावर करेंगे एक सिंगल अथॉरिटी को विथ अकाउंटेबिलिटी। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करेंगे, अलाइन करेंगे जनरेशन कैपेसिटी विद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जुडिशियल रिफॉर्म्स फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल, जिसमें एस्टैब्लिश करेंगे फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म्स फॉर रिजॉल्विंग रेगुलेटरी एंड लैंड डिस्प्यूट्स। और नेशनल एनर्जी प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो क्रिएट करेगा एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड आर्टिकल, द राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड राइट टू रिमेंबर। तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंस में राइट टू रिपेयर आ गया है, लेकिन राइट टू रिमेंबर वाला राइट नहीं आया है। तो मई 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था एक प्रपोजल जिसमें रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स आया था फ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन्स और अप्लाइंसेस के लिए।
तो ये प्रमोट करना चाहता था सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिससे रिपेयर वर्क सही हो सके। तो अब बोल रहा है कि इसमें जो कुछ इश्यूज़ हैं कि रिपेयर इज़ नॉट जस्ट अ कंज्यूमर राइट बट कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो जो रिपेयर है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कंज्यूमर का राइट है, लेकिन उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है ना, इम्प्रोवाइजेशन, नॉलेज, ये सब। अब इंडिया का जो इनफेयर रिपेयर इकोनॉमी है, तो इनफॉर्मल टेक्नीशियंस होते हैं ना, वो मेमोरी बेस्ड टेक्निक, सेंसरी क्यूज़ और क्रिएटिविटी पे काम करते हैं विदाउट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। जैसे एग्जांपल दिया है कि दिल्ली में के रानी बाग में, रिची स्ट्रीट इन चेन्नई, वहाँ पे रिपेयरर्स जो है वो डिवाइस को मतलब उनके डेडलाइन से भी आगे तक जिंदा रख देते हैं, एक तरीके से मतलब वर्किंग रख देते हैं। फिर डिस्पाइट पॉलिसी एडवांटेजेस लाइक एडवांसमेंट्स लाइक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी रिपेयर देयर इज लिमिटेड रिकॉग्निशन ऑफ रिपेयर एज रीयूज। ठीक है, तो ग्लोबल एग्जाम्पल्स क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने लॉ मैंडेट किया जिसमें मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर मैनुअल्स। इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क। और एक डाटा है कि सिर्फ 29% ऑफ द स्मार्टफोन सोल्ड इन एशिया आर रिपेयरेबल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनफॉर्मल जो रिपेयरर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल वैल्यू, और उनका जो वर्क है वो सर्कुलर इकोनॉमी और SDG 12 को सपोर्ट करता है। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे नॉलेज रिपेयर एज नॉलेज वर्क, इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे एंड डॉक्यूमेंट करेंगे लोकल रिपेयर नॉलेज को, स्ट्रेंथन करेंगे राइट टू रिपेयर इम्प्लीमेंटेशन को, प्रमोट करेंगे रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और एनकरेज करेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन जैसे मॉड्यूलर डिज़ाइंस, इंसेंटिवाइज करेंगे रिपेयर फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग को, ब्रिज करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स को, जिसमें रिकॉग्नाइज करेंगे हम वैल्यू ऑफ इनफॉर्मल रिपेयरर्स, और बिहेवियरल चेंज लाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है राइट टू रिपेयर वाले कॉन्सेप्ट में। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अपन मिलेंगे शाम को इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के लेके शाम को। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।